बार की बात है, जब राजा अपने दरबार में बैठे हुए थे। उसी समय नगर के 2 शाहूकार वहाँ पर आए। साहूकार बोले, महाराज, आपकी जय हो महाराज, हमारा न्याय कीजिए। हम लोग ठगी का शिकार हो गए हैं। हम तो इस कदर ठगे गए हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस ठगी से बाहर नहीं निकल पाएंगी। मेहरबानी करके हमें बचा लीजिए महाराज। आप दोनों पहले शांत हो जाइए। आपके साथ न्याय अवश्य होगा, लेकिन न्याय करने से पहले मुझे इस मामले के बारे में पूरी जानकारी दीजिए। दोनों की इस तरह से परेशान होने से कोई समाधान नहीं निकलने वाला। आप दोनों मुझे पूरी बात विस्तार से बताइए, तभी तो मैं दोषियों को सजा दे पाऊंगा। उनमें से पहला सेठ कहने लगा, महाराज, कल जब मैं अपनी दुकान में बैठा हुआ था कि तभी एक आदमी मेरी दुकान पर आया। वह मुझसे सभी तरह के हीरे जवाहरात दिखाने के लिए कहने लगा। उस आदमी का पहनावा एक अमीर आदमी के जैसा था। मुझे लगा कि शायद वह कोई व्यापारी होगा। यह सोचकर मैंने उसे सोने के बने हुए आभूषण दिखाना शुरू कर दिया। मेरे पलक झपकते ही उसने मेरे सारे आभूषण नकली आभूषणों में बदल दिए और वहां से 9-2-11 हो गया और मेरे असली गहने अपने साथ ले गया। सेठ जी, क्या आपको उस समय इस बात की भनक नहीं लगी कि उस ठग ने आपके गहने बदल दिए हैं? महाराज, मुझे इस बात की थोड़ी सी भी भनक नहीं लगी। दरअसल वह आदमी मेरे आभूषणों के जैसे नकली आभूषण अपनी योजना के अनुसार साथ में ही लेकर आया था। जब तक मैं इस पूरे मामले को समझ पाता, वह वहां से चंपत हो चुका था। आखिर नगर में ऐसा कौन सा ठग पैदा हो गया? तब राजा ने दूसरे शाहूकार से पूछा, सेठ जी, आप भी मुझे बताइए कि आपके साथ क्या हुआ? महाराज, मेरे साथ भी एक बहुत ही अजीब घटना घटी है। महाराज, उस ठग ने सेठ जी के यहाँ से जितना भी सोना चांदी लूटा था वह मेरे यहाँ पर बेचकर चला गया और साथ ही उसने आधे से ज्यादा गहने मुझे नकली बेच दिए। सेठ जी, आप सोना खरीदते समय उस सोने की परख नहीं करते कि वह शुद्ध है या फिर मिलावटी? आखिर आपने कैसे नकली गहने उससे खरीद लिए? महाराज, मैंने उसके गहनों की जांच की थी, लेकिन सभी गहने की जांच मैं उस समय पर नहीं कर पाया। इसी बात का फायदा उस ठग ने उठाया। आप दोनों अपने घर जाइए, मैं आप दोनों की सहायता जरूर करूंगा। मैं अभी अपने मंत्री से कहकर आपको शाही खजाने से 100 स्वर्ण मुद्राएं दिलवा देता हूं, जिससे कि आप अपना व्यापार फिर से शुरू कर सकेंगे। परंतु उससे भी ज्यादा जरूरी बात मेरे लिए यह है कि मैं जल्दी से जल्दी उस ठग को पकड़ूं। दोनों साहूकार राजा को प्रणाम करके अपने अपने घरों को लौट गए। राजा ने उसी समय अपने मन से कहने लगा, मंत्री जी, आप जल्द से जल्द उस ठग का पता लगाइए कि आखिर इतना बड़ा ठग कौन है। मैं उसे देखना चाहता हूँ। आप आज से ही उसकी खोज शुरू करवा दीजिए, वरना कल तक तो वह हमारे नगर में बहुत ही आतंक मचा देगा। महाराज, मैं अभी से आपके आदेश का पालन करने में लग जाता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी उस ठग को पकड़कर आपके सामने पेश कर दूं। मंत्री राजा की आज्ञा लेकर उसी समय उसने अपना भेष बदला और एक साधारण आदमी के कपड़े पहनकर ठग की खोज में निकल गया। शाम के समय जब राजा अपनी पत्नी के कक्ष में गया तो उसने देखा कि उसकी रानी बहुत ही उदास थी। यह देखकर राजा ने पूछा, महारानी, आखिर आप उदास क्यों हैं? ऐसा क्या हुआ? महाराज, आपको तो मेरा दुख मालूम है। मैं पुत्र वियोग की भावनाओं में बह जाती हूँ, जिसके कारण मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। महारानी, आप एक राजा की पत्नी हैं। आपको इस तरह से दुखी होना शोभा नहीं देता। आपका पुत्र तो यह सारा नगर है। एक राजा और रानी का पहला बेटा तो उनकी प्रजा होती है,
और आप इस तरह से आगे कभी भी उदास मत होना। महाराज, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। मैं आगे से यही कोशिश करूंगी कि मेरे कारण आपको भविष्य में कोई परेशानी ना हो। हाँ, मैं इसका ध्यान रखूंगी। दूसरी तरफ मंत्री, जो कि ठग की तलाश में निकला था, वह नगर में घूमने लगा। घूमते घूमते वह एक गांव में पहुंचा जिसका नाम था सुल्तानपुर। इसी दौरान उसी गांव का एक आदमी मिला। मंत्री ने उसके पास जाते ही उसे 2 सोने की अशरफियां दे दी और फिर कहने लगा, आपको मालूम है कि मैंने आपको यह धन क्यों दिया है? जी जरूर, आपको मुझसे कोई काम होगा, इसीलिए आपने मुझे यह धन दिया है। सच में तुम तो बहुत ही समझदार हो। असल बात तो यह है कि मुझे एक जानकारी चाहिए। मुझे एक ऐसे आदमी की तलाश है जो इस इलाके का सबसे बड़ा ठग हो। बात यह है कि मैं यहाँ की राजा का मंत्री हूँ और हमारे राजा का आदेश है कि हमारे नगरी में जो आदमी सबसे बड़ा ठग है उसे महाठग का सम्मान दिया जाएगा। ऐसे चतुर और चालाक आदमी को महाराज अपना दरबारी बनाना चाहते हैं। अरे मंत्री जी, बस इतनी सी बात? आपको ठग की तलाश है ना? तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमारे पूरे नगर में जो सबसे बड़ा ठग है वह इसी गांव में रहता है। उसका नाम है जनेश। वह एक खानदानी ठग है। अभी फिलहाल ही वो शहर के 2 साहूकारों को लूट कर आया है। यह सम्मान उसके अलावा किसी और को देना उचित नहीं रहेगा। इसका हकदार तो सिर्फ वही है। मंत्री समझ गया कि उसकी मंजिल अब मिल चुकी थी। वो तुरंत उस ठग का पता पूछकर ठग के घर की तरफ चल दिया। लेकिन मन ही मन में उसने यह विचार किया, इस आदमी की तरह वो ठग तो इतना मूर्ख नहीं होगा। अगर मैंने उससे यही झूठ बोला तो वह तुरंत मेरे झूठ को पकड़ लेगा। उसके साथ मुझे ठग विद्या का ही प्रयोग करना होगा। मुझे उसको दरबार तक ले जाने के लिए कोई नई कहानी गढ़नी पड़ेगी। वह मन ही मन कुछ योजना बनाते हुए ठग के घर पहुंच गया। उसने दरवाजे पर आवाज लगाई, अरे भाई, कोई घर पर है तो जरा बाहर आओ। अंदर से ठग जनेश अपने दरवाजे पर आया और उसने कहा, बताइए, आप कौन हैं और आपको किससे मिलना है? मुझे जनेश भाई से मिलना है। उनसे कुछ काम है, एक बहुत ही जरूरी काम। कहो, तुम्हें मुझसे क्या काम है? जनेश भाई, सारी बातें इस तरह से खुले में नहीं की जा सकती। आजकल तो बातें भी हवा में उड़कर लोगों में फैल जाती हैं। अगर ऐसी बात है तो चलिए अंदर आ जाइए। मंत्री अंदर चला गया। तब जनेश ने कहा, तो अब बताओ भाई, क्या बात है? भाई जनेश्वर, सबसे पहले तो मैं तुम्हें अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम फोगटमल है और मैं तुम्हारे पड़ोस के ही राज्य का निवासी हूँ और मैं एक महाशातिर ठग हूँ। मेरे राज्य से मुझे देश निकाला दे दिया गया है। मैं अभी इस राज्य में एक कमरा लेकर रह रहा हूँ। बात को गोल गोल मत घुमाओ। यह बताओ कि तुम मेरे यहाँ पर क्यों आए हो? अरे भाई जनेश, मैं तुम्हारे किस्से सुनकर तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम बहुत ही शातिर ठग हो, लेकिन तुम तो एक नंबर के डरपोक दास निकले। अच्छा, मैं चलता हूँ। मैं तो सोच रहा था कि हम दोनों मिलकर अपनी ठग विद्या से कोई नया कांड करेंगे, लेकिन लगता है कि मैं गलत जगह पर आ गया हूँ। यह सुनकर जनेश ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो। दरअसल मैं ही इस राज्य का सबसे बड़ा ठग हूँ। मेरी ठगी इस तरह से होती है कि कोई भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अभी कुछ दिन पहले ही सरेआम 2 सेठों को चूना लगाया है, लेकिन राजा और उसके आदमियों को अभी तक इस बात की भनक भी नहीं लगी। मंत्री ने मन ही मन सोचा, अरे धूर्त, तू कितना बड़ा ठग है, यह तो राज दरबार में ही पता लगेगा।
भाई जनेश्वर, तो मेरी योजना को समझ लो। दरअसल मैं चाहता हूँ कि यह रोज रोज का धंधा ही खत्म हो जाए। हम दोनों मिलकर एक ही बार में इतना बड़ा हाथ मारेंगे कि सारी जिंदगी बैठकर खाएंगे। जनेश के मन में अब लालच आ गया और वह बोला, अरे भाई जल्दी बताओ, भला ऐसी कौन सी तरकीब है? उसके लिए हमें राज दरबार में जाना होगा। वहां पर सारा इंतजाम कर रखा है। बस हमें वहां पर जाना है और कुछ दिनों तक राजा के महल में नौकरी करनी है। मेरे ही गिरोह के 2-3 आदमी राजा के वहां पर पहले से ही मौजूद रहेंगे। कुछ दिन तक वहां पर नौकरी करने के बाद हम वहां का सारा माल लेकर चंपत हो जाएंगे। भैया तो देर किस बात की है, चलो हम लोग महल की तरफ चलते हैं। इसके बाद मंत्री जनेश्वर को लेकर राजमहल में जा पहुंचा। जब वे दोनों राजा के सामने गए तो जनेश पहली बार जिंदगी में राजा के सामने आया था। वो मन ही मन में बहुत ही खुश भी था, लेकिन उसके पांव तले से जमीन तब खिसक गई जब उसने अपने साथी को एक मंत्री के रूप में बदलते हुए देखा। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इस आदमी को। यह इस नगर का सबसे बड़ा ठग जनेश है। इसके बाद मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, आप इस ठग को सजा सुनाइए। धूर्त आदमी, तू इस तरह से ठगी के काम क्यों करता है? तुझे मालूम नहीं कि मैं अपने नगर में चोर बदमाशों को नहीं रहने देता? यह सब देखकर जनेश घबरा गया और कहने लगा, महाराज मुझे माफ कर दीजिए। मैं ठगा हुआ धन अभी वापस लौटा दूंगा, लेकिन आप मुझे सजा मत दीजिए। आज के बाद मैं सारे गलत काम छोड़ दूंगा, क्योंकि अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। यह तो अच्छी बात है कि तुम सारे गलत काम छोड़ दोगे, लेकिन जो गलत काम तुम कर चुके हो उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। और तुम्हारे लिए सजा यह है कि तुम इसी वक्त यह राज्य छोड़कर चले जाओ। तुम्हें देश निकाला दिया जाता है, तुम्हारा घर और संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और तुम अब सारी जिंदगी इस राज्य में कभी पांव मत रखना, वरना तुम्हें मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। राजा की बात सुनकर ठग जनेश घबरा गया और वह राज्य छोड़कर वहां से दूसरे राज्य की तरफ चला गया। जनेश के चले जाने के बाद मंत्री ने कहा, महाराज, आपने यह एक गलत फैसला ले लिया। आपको इस ठग को सजा के तौर पर अपने कारागार में बंद करवा देना चाहिए था, क्योंकि भविष्य में यह खुले सांड की तरह हम पर हमला कर सकता है, हमें कोई नुकसान पहुंचा सकता है। अरे मंत्री जी, आप इस बात की चिंता ना करें। भला इस ठग की क्या मजाल है कि ये हमें कोई नुकसान पहुंचाए। दूसरी तरफ जनेश उस नगर को छोड़कर दूसरे राज्य में प्रवेश कर चुका था। उसके मन में राजा के लिए बहुत ही क्रोध आ रहा था। चलते चलते उसे एक संत का आश्रम मिला। उस आश्रम में कई साधु रहते थे। जनेश के मन में यह ख्याल आया, मुझे राजा से बदला तो लेना है। उसके लिए मुझे कोई नई तरकीब सोचनी होगी। क्यों ना मैं भी इस आश्रम में आसरा ले लूं और मैं भी एक साधु बन जाऊं। उसके बाद मैं उस राजा से अपने अपमान का बदला लूंगा। जनेश उसी आश्रम में रहने लगा। इसी तरह से कुछ साल बीत गए। एक दिन राजा सुलोचन अपनी पुत्री को उसके नाना से मिलवाने के बाद वापस जब अपने राज्य लौट रहा था तो वह उसी जंगल से गुजर रहे थे जहाँ पर उन साधुओं का आश्रम था। जब राजा ने साधुओं का आश्रम देखा तो उसने सोचा, क्यों ना साधु महाराज का आशीर्वाद लेते चले।
राजा पुत्री के साथ वह साधु महाराज के आश्रम में चला गया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। इस समय तक जनेश, जो कि साधु के वेश में वहां पर रह रहा था, उसकी नजर राजा और उसकी बेटी पर पड़ गई। जनेश ने राजा को पहचान लिया और उसे यह भी मालूम पड़ गया कि उसके साथ उसकी बेटी है, लेकिन राजा उस ठग को नहीं पहचान पाया क्योंकि वो ठग एक साधु के वेश में था। जब जनेश ने राजा की बेटी को देखा तो मन ही मन में उसकी नीयत में खोट आ गया। वो सोचने लगा, मुझे किसी भी तरह से राजा की बेटी को हथियाना होगा। इस तरह से मैं राजा से अपने अपमान का बदला भी ले लूंगा और साथ ही इतनी सुंदर राजकुमारी भी मेरे कब्जे में आ जाएगी। राजा और उसकी पुत्री आशीर्वाद लेकर वापस लौट गए। समय का चक्र चला और पुत्र की लालसा में राजा ने बहुत सी कोशिशें की। किस्मत ने राजा का साथ दिया और इस दौरान रानी ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। कुछ समय और बीत गया। अब राजकुमारी जवान हो चुकी थी और उसके दोनों भाई अब 10 वर्ष के हो चुके थे। तब एक दिन रानी ने राजा से कहा, महाराज, हमारी बेटी अब बड़ी हो चुकी है, आपको उसके विवाह की चिंता हुई चाहिए। उसके विवाह के योग्य कोई सुंदर सा राजकुमार ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिए। आपके तो कितने सारे राजा मित्र हैं और आप ही वो एकमात्र ऐसी राजा है जिसकी पड़ोसी राज्य से कोई भी दुश्मनी नहीं है। इसलिए आप जल्दी ही इस शुभ कार्य को पूरा कीजिए। रानी, आपकी बात पर जल्द ही मैं गंभीरता से विचार करूंगा। अब तक तो हम अपनी बेटी को बच्चे ही समझ रहे थे, लेकिन आप एक माँ हैं, भला आपसे ज्यादा राजकुमारी को कौन समझता है। अब मैं किसी प्रकांड पंडित से राजकुमारी की जन्म कुंडली दिखाऊंगा ताकि विवाह के बाद राजकुमारी को कोई परेशानी ना हो। दूसरी तरफ जनेश्वर को आश्रम में रहते हुए काफी समय बीत चुका था और उसके अंदर राजा के प्रति बदले की भावना और भी ज्यादा बढ़ गई थी। अब वह एक साधु का वेश बना चुका था। वह हमेशा राजा को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता रहता कि किस प्रकार से वह राजकुमारी को हथियाएगा और राजा से अपने अपमान का बदला लेगा। जनेश ने अगले ही दिन हिम्मत जुटाई और वह राजा के महल की तरफ चल दिया। जब जनेश ने साधु के रूप में राजमहल में प्रवेश किया तो राजा ने देखा और सोचने लगा, बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा जी राज दरबार में पधारे हैं। यह अवश्य ही मुझसे कुछ याचना करने के लिए आए होंगे। चलो, यह भी अच्छा हुआ, क्योंकि मुझे भी किसी अच्छे विद्वान महात्मा की आवश्यकता थी जो कि राजकुमारी की जन्म कुंडली को देख सके और उसका भविष्य बता सके। ऐसा सुनहरा मौका बार बार तो आएगा नहीं। महात्मा जी, आप तो कोई बहुत ही पहुंचे हुए तेजस्वी संत लगते हैं। कृपया बताइए कि आप कहाँ रहते हैं। महाराज, संत महात्माओं का कोई ठोर ठिकाना नहीं होता। अच्छा लगा तो आपके बगीचे में भी समाधि लग सकती है, नहीं तो फिर जंगल में पहुंच जाएंगे। ना तो हम किसी राज्य के हैं और ना ही हमारा कोई स्थायी राजा है। हम जिस राज्य में रहते हैं, जिस राज्य का अन्न जल ग्रहण करते हैं, वह राज्य हमारा हो जाता है। और इस समय हम आपके महल में हैं, तो समझ लीजिए हम आपके राज्य के हैं। राजा उसकी बातों से बड़ा ही प्रभावित हुआ और बोला, सचमुच आप तो एक बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरी बेटी राजकुमारी की कुंडली देखकर उसका भविष्य बताइए। महाराज, मैं तो सिर्फ राजकुमारी का चेहरा देखकर ही उसका भविष्य बता सकता हूँ। आप अपनी राजकुमारी को बुलाइए, क्योंकि बात यह है कि मैं ज्यादा देर तक एक जगह पर नहीं ठहरता। ठग मन ही मन में यह सोच रहा था,
मैं जिस काम के लिए आया था वो तो अपने आप ही पूरा हो रहा है। राजा ने उसी समय एक दासी को भेजकर राजकुमारी को दरबार में आने का आदेश दिया। दासी ने जाकर राजकुमारी को बताया, आखिर पिताजी को मुझसे ऐसा कौन सा काम आन पड़ा? फिर राजकुमारी तुरंत ही राजा के सामने पहुंच गई। राजा ने साधु से कहा, लीजिए महात्मा जी, हमारी राजकुमारी आ गई। अब आप इनका भविष्य देखकर बताइए। महात्मा बने हुए ठग ने राजकुमारी को आश्रम में देखा था, तभी से वह उस पर मोहित हो चुका था। लेकिन जब आज उसने राजकुमारी को अपने सामने देखा तो उसकी सुंदरता देखकर वह दंग रह गया। थोड़ी देर तक वह राजकुमारी के चेहरे को देखता रहा और उसके बाद वह राजा से बोला, महाराज, घोर अपशगुन! राजकुमारी का भविष्य तो बहुत ही बुरा है। यूं कहिए कि राजकुमारी आपके ऊपर मंडराती हुई एक विपत्ति है, और यह विपत्ति 7 दिन के बाद ही आप पर आने वाली है। 7 दिन के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, और उसके 7 दिन के बाद आपकी रानी मर जाएगी, और ठीक उसके 7 दिन के बाद आपके दोनों जुड़े बेटे मर जाएंगे। अगर कोई बचेगा तो बस यह कुल घात। महात्मा जी, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी राजकुमारी भला ऐसे कैसी हो सकती है? महाराज, मैंने जो कुछ भी कहा है वह इसका भविष्य देखकर कहा है, और आप तो जानते ही हैं कि संत का वचन कभी मिथ्या नहीं होता। संत कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि झूठ बोलने से मेरा कोई फायदा या नुकसान तो होने वाला है नहीं। आप यह बताइए, क्या यह बात सच नहीं कि राजकुमारी के जन्म के बाद कई सालों तक आपको पुत्र से वंचित रहना पड़ा? असल में आपको कई वर्षों पहले ही पुत्र की प्राप्ति हो जाती, लेकिन इस राजकुमारी के दुर्भाग्य के कारण आपको इतने सालों तक पुत्र प्राप्ति से वंचित रहना पड़ा, और अब इसकी बुरी छाया के कारण आपके कुल का सर्वनाश हो जाएगा। आप इसे एक पुत्री की नजर से देख रहे हैं। अगर आप अपनी अंतरात्मा से पूछेंगे तो आपको सच्चाई पता लगेगी। राजा सुलोचन अंधविश्वासी तो था ही। उसे लगा कि महात्मा जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। वह भयभीत हो गया, और जब उसने भय की दृष्टि से अपनी बेटी को देखा तो उसे राजकुमारी के रूप में अपनी मौत नजर आने लगी। लगा कि राजकुमारी सच में उसकी मृत्यु का कारण बनेगी, जबकि राजकुमारी अब कोई छोटी बच्ची नहीं थी। उसने ठग की नजर को भांप लिया था। वह समझ चुकी थी कि यह आदमी कोई महात्मा नहीं है, यह जरूर कोई टोंगी है और इसकी मुझ पर बुरी नजर है। किसी भी तरह से छल करके यह मुझे पाना चाहता है। तभी वह राजा से कहने लगी, पिताजी, यह आदमी कोई साधु महात्मा नहीं है। आप इसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास न कीजिए। आप चाहे तो मेरा भविष्य किसी और महात्मा जी को दिखा सकते हैं। राजकुमारी, यह महात्मा जी झूठ नहीं बोलते, बल्कि यह तो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। महात्मा जी, आप मुझे इस मुसीबत से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताइए। महाराज, आपके पास अब बस एक ही रास्ता है, और वह यह है कि राजकुमारी की हत्या कर दी जाए। परंतु यदि आपने अपनी पुत्री की हत्या की तो आपको पुत्री हत्या का पाप लगेगा। इसके लिए आपको नरक में भी जाना पड़ेगा। नहीं महात्मा जी, मैं अपने हाथों से राजकुमारी की हत्या नहीं करना चाहता। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। महाराज, आप एक बड़े से लकड़ी के संदूक में राजकुमारी को बंद करके नदी में बहा दीजिए। यह बहते हुए किसी दूसरे राज्य में चली जाएगी। वहां पर वह संदूक जिसके हाथ लगेगा और संदूक में से जो राजकुमारी को बाहर निकालेगा तो यह मुसीबत उसके सिर चली जाएगी। मेरी मानिए तो यह शुभ कार्य आप आज ही कर डालिए। अब आपको तो पता है कि मैं एक जगह पर ज्यादा देर तक रुकता नहीं। अभी मैं चलता हूँ, फिर कभी आपसे मिलूंगा। इतना कहकर महात्मा बना हुआ वह ठग वहां से चला गया।
अब वह अपने मकसद में बहुत हद तक कामयाब हो चुका था। उसे पूरा विश्वास था कि राजा कुछ ही देर में राजकुमारी को संदूक में बंद करके नदी में बहा देगा। वह सोचने लगा, मुझे अब नदी के किनारे किनारे 4-5 मील दूर कर जाकर बैठना चाहिए। जब वह बहता हुआ संदूक मेरे पास आएगा तो मैं उसे निकाल लूंगा और फिर उसे उठाकर अपने घर ले जाऊंगा। इस तरह से राजकुमारी हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। इस तरह के ख्याली पुलाव बनाते हुए ठग आगे चलने लगा। इधर राजकुमारी राजा से अपनी जान बख्श देने की दुहाई दे रही थी। उसने रानी से भी बहुत विनती की कि मैं कोई मुसीबत नहीं हूँ, मैं तो आपकी बेटी हूँ। परंतु राजा और रानी ने राजकुमारी की कोई भी बात नहीं सुनी और अपनी जान बचाने के लिए राजकुमारी को एक बड़ी सी संदूक में बंद करवा के नगर के पास ही एक नदी में बहा दिया। राजा ने अपने एक जासूस को भी उस बक्से के पीछे लगा दिया। जाकर देखो कि इस संदूक को कौन पाएगा और यह मुसीबत हमारे राज्य में ही रह जाएगी या फिर किसी दूसरे राज्य में। इधर वह संदूक नदी में बहता हुआ आगे आगे जा रहा था। वो गुप्तचर भी छिप छिपाते उस संदूक का पीछा कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करके लौट रहा था। प्यासा होने के कारण वह जल पीने के लिए नदी में उतर गया। अचानक उसकी नजर उस बहते हुए संदूक पर पड़ी। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया। सैनिक संदूक को नदी से बाहर ले आए। राजा ने संदूक खोला और संदूक खोलने पर राजा चौंक गया। उसके अंदर तो एक बहुत ही सुंदर लड़की थी और वह भी बिल्कुल ठीक ठाक। राजा सोचने लगा, शायद कुछ देर पहले ही किसी ने इसे बहाया होगा। राजा ने राजकुमारी को संदूक से बाहर निकाला और उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें किस अपराध के दंड के कारण इस संदूक में बंद करके रखा गया है? राजा, मेरी पिछली जिंदगी के बारे में जानकर आप क्या करेंगी? हाँ, मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि मैं कोई कलंकिनी नहीं हूँ। मैंने ऐसा कोई भी अपराध नहीं किया जिसके लिए मुझे सजा दी जाए। लेकिन मेरा अपराध सिर्फ इतना है कि मैं एक अंधविश्वासी माता पिता के घर में पैदा हुई। मेरे माता पिता को एक ढोंगी साधु ने यह कह दिया था कि मैं उनके लिए विपत्ति हूँ। बस तब से मेरे माता पिता ने बिना सोचे समझे मुझे इस संदूक में बंद कर दिया। यह तो अच्छा हुआ कि यह संदूक आपके हाथ लग गया, वरना वह साधु भी इसी नदी के किनारे पर कहीं आसपास ही इस संदूक का इंतजार कर रहा होगा। तुम्हारी कहानी तो बड़ी ही विचित्र है, परंतु तुम निराश मत होना। नियति ने तुम्हें मेरी रानी बनने के लिए भेजा है, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे बताया था कि जब मुझे इस तरह से नदी के किनारे पर कोई लड़की मिलेगी तो वह मेरी पत्नी बनेगी और वह मेरे राज्य के लिए बहुत ही भाग्यशाली होगी। तो सुंदर राजकुमारी, मैं तुम्हें सामने से यह प्रार्थना करता हूँ कि क्या तुम मेरी पत्नी बनना स्वीकार करोगी? हे राजन, आप ये प्रार्थना करके मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, क्योंकि मुझे इस संदूक से बाहर निकालकर आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है। मेरा तो रोम रोम अब आपका हो चुका है। आप तो सिर्फ आदेश कीजिए, मैं आपका हर आदेश मानने को तैयार हूँ। अगर आप मुझे अपनी रानी बनाना चाहते हैं तो मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली भला कौन दूसरी होगी। आपका हर फैसला मुझे मंजूर है, परंतु इससे पहले मैं ये चाहती हूँ कि उस ढोंगी साधु को कोई दंड मिलना चाहिए। हाँ राजकुमारी, उस ढोंगी साधु को भी दंड अवश्य मिलेगा। मैंने जंगल में शिकार करते हुए एक भालू को पकड़ा है, जिसे पिंजरे में बंद कर दिया है। अब उसे पिंजरे की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे तो संदूक की जरूरत है। राजा ने उस भालू को बड़ी संदूक में बंद कर दिया और फिर पानी में बहा दिया।
राजा राजकुमारी को साथ लेकर अपने नगर को चला गया। इधर वो जासूस जो संदूक का पीछा कर रहा था, उसने देखा कि संदूक बहता हुआ आगे जाने लगा और बहते बहते जब वह साधु बने हुए ठग के पास पहुंचा तो ठग ने संदूक को पानी से बाहर निकाल लिया और फिर उसके साधु की नकली दाढ़ी, लीच और भगवा वस्त्र सब कुछ नदी में बहा दिया। अब वह एक साधारण मनुष्य की भांति दिख रहा था। उसने संदूक को किसी तरह से खींचता हुआ अपने घर की तरफ चल दिया। वह मन ही मन में सोच रहा था, अब तो राजकुमारी मेरे कब्जे में आ गई। दूसरी तरफ वह जासूस अभी तक उसका पीछा कर रहा था। इधर जब जंगेश ने जल्दी से संदूक खोला तो वो भालू संदूक से बाहर आ गया तो वह ठग पर टूट पड़ा और उसे नोच नोच कर खाने लगा। लेकिन जब इसकी सांसें टूटने लगी तो उसे ख्याल आया, गलती तो मेरी ही थी। जिंदगी भर मैंने लोगों के साथ धोखा किया, आज उसी की सजा मुझे मिल रही है। इसके बाद उस जासूस ने सारी बातें विस्तार से महाराज को बता दी। महाराज, वह जो महात्मा जी आपके पास आए थे, वह कोई महात्मा नहीं बल्कि एक ढोंगी साधु था जो कि राजकुमारी को पाना चाहता था, और उस ढोंगी की बात मानकर आपने राजकुमारी को संदूक में बंद करके पानी में बहा दिया। सारी सच्चाई जानकर राजा को अपने आप पर बहुत ही क्रोध आ रहा था। साथ ही साथ वह अपने कर्मों पर शर्मिंदा भी था। कुछ दिन के बाद वह अपनी बेटी के ससुराल गया और अपनी बेटी से माफी मांगने लगा, लेकिन राजकुमारी ने तो उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। निराश होकर राजा वापस अपनी राज्य को लौट आया। अब वह पश्चाताप की आग में चल रहा था और फिर धीरे धीरे वह बीमार रहने लगा। जब राजकुमारी को पता लगा कि उसके पिता पश्चाताप की अग्नि में जल रही है तो वह उनसे मिलने के लिए आ गई और उन्होंने अपने पिता को माफ कर दिया।